अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है हमारा, वो जैसे कि मैंने आपको भेज दिए पेजेस, उसका नाम है सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब होता है वो ज़राए जिससे हमें, वो बड़े बड़े ज़राए जिससे हमें काफ़ी सारे, सोर्स का कोई एक ऑर्गेनिक कंपाउंड मुराद नहीं होता। सोर्स का मतलब है कि एक ऐसा ज़रिए जिससे काफ़ी सारे हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हासिल हो सके। तो जो मेजर जो सोर्सेज हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के, जो कुदरती तौर पे पाए जाते हैं, वो एक है पेट्रोलियम, दूसरा है कोल और तीसरा है नेचुरल गैस। सो दे आर द वास्ट रिजर्वॉयर्स फ्रॉम विच मैनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ऑब्टेन। पेट्रोलियम का मतलब है ये वो तेल है जो ज़मीन की तह से हासिल होता है, जिसे हम मादनी तेल कहते हैं। इसको जब साफ़ कर दिया जाता है तो ये पेट्रोलियम बन जाता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा दे आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल क्या होता है कि जब भी कोई भी प्लांट या एनिमल मर जाता है, काफ़ी साल बाद जो उसके रिमेन्स होते हैं वो बन जाते हैं फॉसिल्स। समझ आ गई? कोई भी प्लांट है, एनिमल है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अगर वो मर जाए, उसके मरने के काफ़ी साल बाद जो उसकी जो बाकियात रह जाते हैं वो कहलाते हैं फॉसिल्स। तो उन्हीं फॉसिल्स से ये फ्यूल्स बनते हैं। ये जो फ्यूल्स हैं ना, और ये ईंधन, क्योंकि ये जो पेट्रोलियम है, कोल है, नेचुरल गैस है, ये ईंधन के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। यानी ईंधन का मतलब ये है कि इनको हम जलाकर इनसे एनर्जी पैदा करते हैं, ठीक है। तो क्योंकि ये हैं बाकियात लिविंग ऑर्गेनिजम्स की और इनको ईंधन के तौर पे इस्तेमाल होता है, तो इनको फॉसिल फ्यूल्स भी कहते हैं। एंड दे आर फॉर्म्ड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम फ्रॉम द डिके ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। वही जो मैंने आपको बताई है कि प्लांट्स और एनिमल्स के बाकियात होते हैं काफ़ी लंबे, यानी हज़ारों करोड़ों साल बाद। ये नहीं कि एक मरा और प्लांट ख़त्म हुआ और उसके साथ ही बन गए। ये इतनी जल्दी ये जो है ना, प्लांट और जो भी एनिमल्स हैं उनसे इतनी जल्दी कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस नहीं बनती, बल्कि कई लाखों करोड़ों साल लगते हैं। उसके बाद इनसे हमें ये वाले सारे रिजर्वायर्स हासिल होते हैं। तो ये जो पेट्रोलियम है, कोल और नेचुरल गैस है, इनको हम फॉसिल फ्यूल्स भी कहते हैं, क्योंकि दे आर फॉर्म फ्रॉम द डिके ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। और इनको हम ईंधन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। तो फर्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है कोल। इट इज़ बिलीव दैट कोल इन नेचर वॉज फॉर्म, ऐसा ये माना जाता है, मतलब ये थ्योरी है। क्योंकि थ्योरी इसलिए क्योंकि यही पता है, हम तो इंसान तो इस ज़मीन पे तकरीबन 5-6 हज़ार साल पहले आया था, लेकिन ये ज़मीन तो कितने साल, लाखों साल पहले मौजूद थी, करोड़ों साल पहले मौजूद थी, ठीक है। तो हम कोई वहाँ पे मौजूद होता तो कोई फैक्चुअल बात करता है ना, तो हम लोग, इसकी मुख्तलिफ थ्योरीज़ हैं, ठीक है। तो हमारी जो इंसानों की जो यहाँ पे लाइफ है 5-6 हज़ार साल से ज़्यादा नहीं है, ठीक है। लेकिन ज़मीन की ज़िंदगी तो बड़ी है ना, ज़मीन तो इससे कई करोड़ों लाखों साल पहले जो है वजूद में आई है। तो इसलिए जिस जगह इंसान मौजूद ही नहीं है, तो उसके बारे में ख्यालात ही कर सकते हैं, नज़रिया ही दे सकते हैं ना। तो इट इज़ बिलीव दैट कोल इन नेचर वॉज फॉर्म फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ ट्रीज बरिड इनसाइड द अर्थ क्रस्ट सम 500 मिलियन अगो, ठीक है। ये माना जाता है कि कई करोड़ साल पहले भी यहाँ पे दरख्त होंगे और जब वो दरख्त ख़त्म हो गए तो वो क्या हुआ, वो गिर गए। ये बात समझ आई? ये दरख्त जो थे, दरख्त होंगे जब ख़त्म हो जाते, मतलब जो उनकी लाइफ ख़त्म हो जाती है, क्या होता है, वो गिर जाते हैं। गिरने के बाद क्या होता है, आप देखिए कोई भी चीज़ आपकी ड्राइंग रूम में अगर आप सफाई ना करो तो उसके ऊपर मिट्टी की तह पड़ती है ना, ठीक है। इसी तरह, हाँ जी, तो इसी तरह जो आपके जो दरख्त थे उनके ऊपर मिट्टी की तह पड़ती गई। और ये मिट्टी की तह ये नहीं कि आप कोई एक दो दिन छोड़े, उसको सफाई ना करें, उस पर मिट्टी की तह पड़ती, तो कितने लाखों हज़ारों साल तक वो उसके ऊपर मिट्टी की तह पड़ती गई, और इतनी पड़ती गई कि बिल आखिर ये दरख्त जो थे मिट्टी के नीचे दब गए, ठीक है। तो ये उनके रिमेन्स थे ट्रीज़ के। ये माना जाता है कि ये जो कोयला है ये ट्रीज़ के रिमेन्स से के जो बाकियात उससे बना है, जो कि तकरीबन 500 मिलियन ईयर्स अगो ज़मीन के अंदर दब गए। दब गया ऐसे कि नहीं कि वो गिरे और गड्ढा बन गया, ऐसा नहीं हुआ। उनके ऊपर ज़मीन की तह बिछती गई, मिट्टी की तह बिछती गई, और आखिरकार वो पूरे के पूरे मिट्टी के अंदर चले गए। और ये जो इधर स्पैन, जो एक्सपेक्टेड स्पैन है कि कब ये हुआ, कब फॉर्मेशन इनकी शुरू हुई है, तकरीबन 500 मिलियंस का मतलब है 10 लाख, 1 मिलियन में 10 लाख हो, तो इतना लंबे अरसे पहले ये ज़मीन के अंदर दबे थे, ठीक है। हम जब जाहिर बात है, जब वो ज़मीन के ऊपर आ गई तो ज़मीन का एक प्रेशर आ गया ना। जब कोई चीज़ ज़मीन के अंदर दब जाती है तो फिर ऑक्सीजन की फराहमी तो मुश्किल होती है। फिर जो चीज़ ज़मीन के अंदर दब जाती है उसके ऊपर बैक्टीरिया काम करने शुरू होता है। तो ड्यू टू बैक्टीरियल एंड केमिकल रिएक्शन ऑन वुड इट गॉट कन्वर्टेड इनटू पीट। फिर
इसके ऊपर बैक्टीरिया ने काम किया और केमिकल रिएक्शंस इसके ऊपर है। बैक्टीरिया, ज़ाहिर बात है कि जब वो ज़मीन के अंदर दब गया तो उसके ऊपर बैक्टीरिया ने भी काम, बैक्टीरिया जो होते हैं वो बायोकेमिकल रिएक्शंस का बायस बनते हैं, चीज़ों को डिकम्पोज करते हैं। तो जब वो अंदर दब गया तो बैक्टीरिया हुआ उसके काम। इसके अलावा जो ज़मीन के अंदर थे उनके ऊपर और कीमियाई रिएक्शंस भी हुए और उसकी वजह से जो ज़मीन है, ये जो लकड़ी है, ये कन्वर्ट होगी पीट। पीट जो है वो सबसे चीपेस्ट क्वालिटी का जो कोल होता है वो पीट होता है, ठीक है। जितना इसके बाद देखें, जितना लाइफ स्पैन, जितना इसके ऊपर मतलब इनिशियली जो लोएस्ट चीप फॉर्म ऑफ कोल है वो पीट है, ठीक है। देन एज अ रिजल्ट ऑफ हाई टेम्परेचर, आप देख शुरू में तो पहली स्टेज जो कोयले की कन्वर्जन की है वो पीट है। फिर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, टेम्परेचर और ज़ाहिर बात है वो अंदर धंसते गए, क्योंकि मिट्टी की तय ऊपर से पड़ती जा रही थी। जैसे विद द पैसेज ऑफ टाइम और हो रहा था तो मिट्टी पड़ती जा रही थी, टेम्परेचर हाई उसके ऊपर होता जा रहा था। हाई प्रेशर किसकी वजह से हो रहा था? मिट्टी के पड़ने की वजह से। हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर इनसाइड द अर्थ क्रस्ट, और वो अर्थ क्रस्ट के अंदर चले गए थे। पीट गॉट ट्रांसफॉर्म इनटू कोल, ठीक है। तो पीट जो होता है वो सबसे चीपेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल है, और जबकि जो ये कौन सा है, हाँ, जो अभी हम पढ़ेंगे एंथ्रासाइट कोल, वो सबसे हाई क्वालिटी का कोल होता है, वो फाइनल स्टेज होती है कोल कन्वर्जन की। और पीट जो होती है वो कोल को कन्वर्ट करने की पहली स्टेज होती है। वो पीट वाला जो कोल होता है सबसे चीपेस्ट होता है, लेकिन सबसे बेहतरीन कोल जो होता है वो एंथ्रासाइट होता है, जो आखिर में बनता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं इसी से। अच्छा, यही अब मैं आपको ये दिखा देती हूँ, ये फ्लो शीट डायग्राम है, ये आपकी बुक में भी बनी हुई है। वुड एंड डेड प्लांट्स एंड ट्रीज़, ठीक है, जो मैंने आपको बात बताई है, ठीक है। वुड, डेड प्लांट्स एंड ट्रीज़, और इसके ऊपर बैक्टीरिया और केमिकल रिएक्शंस हुए और फिर ये कन्वर्ट हो गए पीट में, ठीक है। पीट से क्या हुआ? हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर हुआ इसके ऊपर, तो फिर सेकंड स्टेज आ गई लिग्नाइट। ये आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा, 6-7 में भी मेरे ख्याल में आपने पढ़ा होगा कि ये जो कोल की कन्वर्जन की स्टेजेस हैं। इसके बाद लिग्नाइट बन गया, लिग्नाइट में फिर प्रेशर हुआ तो ये बिट्यूमिनस कोल बन गया, और जब बिट्यूमिनस कोल बना उसके बाद उसको फिर मज़ीद उसके ऊपर कई लाखों साल तक प्रेशर पड़ता रहा तो एंथ्रासाइट बनता गया, ठीक है। तो ये वाली फ्लो शीट डायग्राम आपकी बुक में भी दी गई है, ठीक है। अब हम पैराग्राफ पढ़ते हैं कि कोल इज़ एन इम्पॉर्टेंट सॉलिड फ्यूल and a source of organic compound when subjected to इसके ये जो है ना जो कोयला है ये इम्पॉर्टेंट सॉलिड फ्यूल है, एक बहुत अहम फ्यूल है, ईंधन है ना, ईंधन के तौर पे जलाता है और सॉलिड फॉर्म में होता है। हम सब पता है कोयला ईंधन सॉलिड फॉर्म में होता है। एंड बिकम्स अ सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, और इससे हमें बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड हासिल होते हैं व्हेन सब्जेक्टेड टू कार्बनाइजेशन और डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन क्या होती है? जब भी हम किसी कार्बनाइजेशन और डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से मुराद ये है कि जब हम किसी चीज़ को हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर, तो वो कहलाता है कार्बनाइजेशन या डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। जब कोल की हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं या कार्बनाइजेशन करते हैं तो हमें इसी कोयले से बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड हासिल होते हैं। तो इन्होंने ये बात इधर लिखी है, व्हेन कोल इज़ हीटेड इन द एब्सेंस ऑफ एयर, टेम्परेचर, और टेम्परेचर की क्या रेंज होगी 500 से 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तो ये जो कोल है ये कन्वर्ट हो जाता है। इससे क्या क्या चीज़ें हासिल होती है? जब कोल की हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं यानी एयर की एब्सेंस में हीट करते हैं इन द रेंज ऑफ 500 to 1000 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये कन्वर्ट होता है कोक में। नंबर 2 हमारे पास जो चीज़ हासिल होती है वो होती है कोल गैस, और नंबर 3 कोल टार। यानी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के बाद हमें कोयले से ये तीनों चीज़ हासिल होती है। कोक आप समझिए एक ब्लैकिश पाउडर फॉर्म ऑफ कार्बन है, वो हमें हासिल होती है, वो कोक कहलाता है। ब्लैक पाउडरी फॉर्म ऑफ कार्बन जो हमें हासिल होती है वो कोक होती है। देन इसी के साथ डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के नतीजे में हमें कोल गैस हासिल होती है जो कि मिक्सचर ऑफ गैसेज हैं, ठीक है। और इसके अलावा कोल टार जो होगा ये थोड़ा सा लिक्विड होगा और विस्कस होगा, यानी गाढ़ा सा होगा। अब ये कोल टार जो होगा ये गाढ़ा सा होगा, काले रंग का लिक्विड सा होगा, और ये भी जो कोल टार है ये भी मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। जैसे कोल गैस है ना, इसमें कोई एक गैस मौजूद नहीं, काफ़ी और गैसेज 3-4 गैसेज मौजूद है। इसी तरह कोल टार में मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है और लिक्विड विस्कस लिक्विड होता है, यानी गाढ़ा किस्म का लिक्विड होता है। कोल टार कंटेन्स अ नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, बहुत नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है विच सेपरेट आउट ऑन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, यानी जिसकी हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो इसमें मौजूद जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो सेपरेट आउट होते हैं। अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होती है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से मुराद है एक हमारे पास लिक्विड का मिक्सचर है, समझ आ रही है, एक हमारे पास लिक्विड का मिक्सचर है तो हम इसको हीट करते हैं।
हम उसको जब हीट करते हैं तो उसके अंदर मौजूद डिफरेंट फ्रैक्शंस जो होती हैं, जो मुख्तलिफ, अगर वो कंपोनेंट, वो एक मिक्सचर है, तो जो डिफरेंट उस मिक्सचर के कंपोनेंट्स है वो बॉइलिंग पॉइंट की वजह से अलहदा हो जाते हैं। तो इस चीज़ को हम कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन का मतलब है अलहदा करना फ्रैक्शंस को, ठीक है। तो किसी भी आप चीज़ को, लिक्विड मिक्सचर है, आप उसको हीट करेंगे तो उसके जो कंपोनेंट्स है वो अलहदा हो जाते हैं बिकॉज ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। तो इसको हम कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो कोल टार की भी जब हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो हमें बहुत से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलते हैं, ठीक है। अब हम दूसरा, इसका आपका पैराग्राफ है, द टोटल कोल रिसोर्सेज ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान में कोल के कितने ज़खायर मौजूद हैं, आर एस्टिमेटेड बाय द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान टू बी 184 बिलियन। यानी इसका जब जोग्राफिया दानों जो है, इन्होंने जब पाकिस्तान का सर्वे किया तो उनको पता चला कि पाकिस्तान में जो कोल के ज़खायर है वो 184 बिलियन टन है, ठीक है। जैसे कि समझ आ गई आपको, तो इतने ज़्यादा है 184 बिलियन टन। अच्छा, तो ये है। अच्छा, ये जो है 184, लेकिन जो पाकिस्तान के अंदर रिसोर्स, ये जो है ज़खायर है, ये इतनी अच्छी क्वालिटी की भी नहीं है। ये भी मैं बताऊँ, है पाकिस्तान के अंदर ज़्यादा, लेकिन अच्छी क्वालिटी का कोयला पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं है। अब ये चीप क्वालिटी का जो कोयला होता है वो चीप पर्पजेज़ के लिए ही इस्तेमाल होता है, और जो हाई क्वालिटी का कोयला होता है वो हाई पर्पसेस के लिए, यानी कि बिजली पैदा करने वगैरह के लिए इस्तेमाल होता है। जो चीप क्वालिटी होता है वो या घर में इस्तेमाल होता है, या ये जो भट्टियाँ होती हैं ईंटों की, उसमें इस्तेमाल होता है, ताकि किसके लिए, ताकि क्या हो जाए, ये जो है ईंटें बन सकें, ठीक है। सो अबाउट 80% ऑफ दिस कोल इज़ यूज टू मेक ब्रिक्स इन द लाइम किल्स। ये जो कोयला इस्तेमाल होता है पाकिस्तान का, इसका तकरीबन 80% जो है वो यूज़ होता है किस लिए, भट्टियों में। जो जगह जगह हमारी भट्टियाँ, किसी भी इलाके में आपने देखा, इवन लावा में भी बहुत सी ऐसे इलाके जहाँ पे भट्टियाँ लगी होंगी, ईंटों की भट्टियाँ, तो इसके अंदर जो कोयला इस्तेमाल होता है वो ये वाला कोयला। तो जो पाकिस्तान में जो ज़खायर है उसका 80% जो है, पाकिस्तान में जो कोयले के ज़खायर है वो इतनी अच्छी क्वालिटी के नहीं है, और उसका 80% जो है भट्टियों में इस्तेमाल होता है, ठीक है। इसी तरह सम क्वालिटी इज़ यूज़ फॉर डोमेस्टिक पर्पज़, घर में घरेलू इस्तेमाल के इस्तेमाल होता है इस तरह। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की ये मतलब मुसलसल ये कोशिश रही है कि इस कोयले को इस्तेमाल किया जाए इंडस्ट्रीज़ में, सनतों में इस्तेमाल किया जाए। ये इसका हाई पर्पज़ होता है। अभी तो हम लो पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं ना, ईंटों में, ईंटों की भट्टियों में, घरों में। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ये कोशिश कर रही है, मुसलसल कोशिश कर रही है, टू इंडक्ट कोल इनटू इंडस्ट्री बाय सेटिंग अप कोल बेस्ड पावर यूनिट। यानी अभी पावर यूनिट्स का मतलब है जहाँ से बिजली पैदा की जाए। अभी जो पाकिस्तान में बिजली पैदा की जा रही है वो तेल से पैदा की जा रही है और नेचुरल गैस से पैदा की जा रही है। लेकिन गवर्नमेंट, क्योंकि ये हमें तो चीप पड़ता है ना, बेशक ये कोयला है, इतने 184 बिलियन टन्स के ज़खायर हैं, तो गवर्नमेंट कह रहे हैं कि ऐसे पावर यूनिट्स लगाए जाए जहाँ बिजली जो है वो कोयले के ज़रिए पैदा की जाए, ठीक है। द सिंध कोल अथॉरिटी, इसमें एक जो सिंध में है, जो इस साइड पे जो कोशिश करी है सिंध में, उसका नाम है सिंध कोल अथॉरिटी एंड द डायरेक्टोरेट ऑफ मिनरल डेवलपमेंट ऑफ पंजाब। ये सारी कोल, इन सारी जो अथॉरिटीज़ है, जितने भी आपको ये जो अभी इदारों के नाम ले रही हूँ, इनका मकसद यही है कि कोल के ज़रिए बिजली पैदा की जाए। इस तरह बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा, ये चारों सूबों के, दे आर ऑल कीन